हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में अपन ने थोड़ा पहले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो मादा जनन तंत्र है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको अपन ने 3 भागों में बांटा था। प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां। जो प्राथमिक जननांग थे उसके रूप में अपन ने ओवरी की बात की थी, जिसको अपन डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सहायक जननांगों को। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सहायक जननांग। और सहायक जननांगों के रूप में कौन कौन होते हैं? सहायक जननांगों के रूप में मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी, जो कि एक जोड़ी होती है। इसके अलावा होता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय। उसके अलावा वेजिना योनि और बाह्य जननांग, इनको अपन कहते हैं सहायक जननांग। और सहायक जननांगों की अपन इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ओविडक्ट या जो अंडवाहिनी होती है ये एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 अंडवाहिनियां पाई जाती है जो प्रत्येक ओर के अंडाशय से निकल करके गर्भाशय तक जाती है। हालांकि मादा जनन तंत्र के डायग्राम के बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम समझने के लिए बनाया है कि ये जो है एक जोड़ी जो अंडाशय होते हैं, प्रत्येक अंडाशय से क्या होता है, एक अंडवाहिनी निकलती है और वो आकर के किस में खुलती है? यूटेरस में खुलती है, गर्भाशय में खुलती है। यानी मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनियां होगी जो कहाँ से आएगी? अंडाशय से आकर के किस में खुलेगी? यूटेरस में आकर के खुलती है। अब जो अंडवाहिनी है वो कैसी होती है? अंडाशय से जुड़ी हुई होगी और लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ये पेशीय संरचना होती है, यानी कि इसमें पेशियां पाई जाती है। साथ ही कुंडलित होती है, कीप नुमा नलिका होती है। यानी इसका जो अग्रशिरा है वो कीप के समान होता है, इसलिए इसको कीप नुमा जो है संरचना कहा है। ये गर्भाशय में आकर के खुलती है। तो एक जोड़ी नलिकाएं जो कि कैसी होती है? कीप नुमा होती है, पेशीय होती है, कुंडलित होती है। वो कहाँ पर आकर के खुलती है? यूटेरस में आकर के खुलती है। वो क्या कहलाती है? अंडवाहिनियां। अब जो अंडवाहिनियां है उसको अंडवाहिनी क्यों कहा, ओविडक्ट क्यों कहा? यानी अंडे को वहन करने वाली। ये क्या करती है? अंडे या अंडाणु को, जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, उसको ओवेरी से कहाँ पहुंचाती है? यूटेरस में ले जाती है। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया है? अंडवाहिनी। जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग के बाद में क्या करती है? उस अंडाणु को, ओवम को किधर ले जाती है? यूटेरस की तरफ ले जाती है, यानी अंडाणु को ले जाती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन? अंडवाहिनी। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। इसको फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे ग्रेबियल फेलेपी। ग्रेबियल फेलेपी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। इस कारण इसको फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नलिका भी कहा जाता है। जो अंडवाहिनी या जो ओविडक्ट होती है उस ओविडक्ट में रोमाबी सीलिएटेड उपकला उपस्थित होती है। यानी कि जो अंडवाहिनी है उसमें क्या पाई जाती है? रोमाबी बोले तो सीलेटेड उपकला उपस्थित होती है, जो क्या करती है? यूटेरस की तरफ मूव करती है। यानी कि क्या करेगी? इसमें जो मूव होगा, जो गति होगी वो किस तरफ होगी? यूटेरस की तरफ। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि जो अंडोत्सर्ग के बाद में जो अंडाशय से अंडाणु निकले, ओवम निकले, वो किस तरफ गति कर सके? यूटेरस की तरफ गति कर सके। तो ये तो इसकी अपन ने बात की। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अंडवाहिनी होती है उसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि अपन मानते हैं कि जो अंडवाहिनी ओविडक्ट होती है वो कैसी होती है? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 भागों से मिलकर के बनती है। और वो 3 भाग कौन से होते हैं? पहला भाग है इनफंडिबुलम, जिसको अपन कीपक भी कहते हैं। अंडवाहिनी का जो पहला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम या कीपक। कहाँ है? जो अंडाशय के पास में जो भाग होता है वो कहलाता है कीपक, या दूसरा नाम क्या है इसका? इनफंडिबुलम। दूसरा भाग है एम्पुला। ये जो बीच वाला जो बड़ा भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, वो क्या कहलाता है? एम्पुला, या हिंदी में इसको अपन तुम्बिका भी कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है अंतिम जो भाग है जो कि यूटेरस में खुलता है, वो वाला जो संकीर्ण भाग, सकरा भाग, वो क्या कहलाता है? इस्थमस। तो ये 3 भाग जो है अंडवाहिनी के होते हैं। पहला है इनफंडिबुलम या कीपक, दूसरा है एम्पुला या तुम्बिका और तीसरा है इस्थमस।
इनफंडिबुलम या जो कीपक होता है वो अंडाशय के पास स्थित भाग होता है, यानी अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। और इस भाग का जो अग्रशिरा होता है वो एक कीप की संरचना के समान होता है, इसी कारण इसको कीपक कहा जाता है। इसका जो अंतिम सिरा होता है वो एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, यानी जो कीपक है, ओवरी के पास स्थित जो कीपक भाग है, इनफंडिबुलम भाग है, इस भाग में एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र के रूप में ये बाहर खुलता है और उस छिद्र को कहा जाता है ओस्टिया। इनफंडिबुलम के ऊपर जो छिद्र होगा वो छिद्र क्या कहलाता है? ओस्टिया कहलाता है। और ये जो छिद्र है, इस छिद्र के चारों तरफ अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, यानी कीपक जो होता है उस कीपक के अग्र सिरे पर एक छिद्र होगा जिसको अपन ओस्टिया कहते हैं, और ओस्टिया के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। और ये अंगुली नुमा जो प्रवर्ध है इनको कहा जाता है झालर या फ्रिम्बी। जो अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? झालर या फ्रिम्बी कहते हैं। और ये झालर या फ्रिम्बी क्यों पाए जाते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जब अंडाशय से ओवम जो है, अंडाशय से जो ओवम निकलेगा उस ओवम को ये क्या कर लेते हैं? कैच कर लेते हैं। अंगुली नुमा ऐसे प्रवर्ध होते हैं, तो जैसे ही अंडाशय से ओवम निकलेगा उसको ये पकड़ने में हेल्प करते हैं, कैच करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये कैच करके उसको पकड़ करके किस में ले जा सके? अंडवाहिनी में उसको अंदर ले सके। तो ये थी अंडवाहिनी का पहला भाग इनफंडिबुलम। दूसरा जो भाग होता है वो होता है एम्पुला या तुम्बिका। एम्पुला या जो तुम्बिका भाग होता है ये बीज का फुला हुआ भाग होता है, यानी कि इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच का भाग जो थोड़ा फुला हुआ होता है इसको कहते हैं अपन एम्पुला। तीसरा जो भाग होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस जो है ये यूटेरस के पास में स्थित संकीर्ण भाग होता है, यानी यूटेरस में खुलने वाला जो सकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस। ये वाला जो भाग है जो यूटेरस में आकर के खुल रहा है वो क्या कहलाता है? इस्थमस। तो ये तीन इसके भाग हो गए, पार्ट हो गए। इसके बाद में अपन बात करें कि जो अंडवाहिनी या जो ओविडक्ट है इसका वर्क क्या होता है, अंडवाहिनी क्या कार्य करती है। तो जो इसका वर्क है, इसके जो दो वर्क होते हैं, एक तो होता है ओवम या जाइगोट को यूटेरस की तरफ धकेलती है। पहला वर्क है इसका, क्या करती है? ओवम या जाइगोट को किस तरफ ले जाती है? किस तरफ मूव कराती है? यूटेरस की तरफ, यूटेरस की तरफ धकेलती है। और दूसरा इसका कार्य है निषेचन स्थल है ये। अब देखो इन दोनों को समझना है। ओवम या जाइगोट का मतलब क्या है, यानी ओवम या जाइगोट दोनों हमने यूज क्यों किए? क्योंकि अपन जानते हैं कि एक किशोरावस्था आने के बाद में क्या होना शुरू हो जाता है? फीमेल में ओवम का निर्माण शुरू हो जाता है, और जब ओवम बनना शुरू हो जाता है तो एवरी मंथ जो ओवम है वो क्या होता है? उसका ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडाशय जो है, ओवरी जो है वो ओव्यूलेशन करती है, अंडोत्सर्ग करती है, और हर मंथ ओवम का निर्माण होता है। और वो ओवम किस में आ जाता है? अंडवाहिनी में आ जाता है। लेकिन यदि अंडवाहिनी में जब ये ओवम आ जाता है उसी समय यदि स्पर्म भी यानी कि शुक्राणु भी यदि यहाँ पर पहुंच जाता है तो जो निषेचन की क्रिया है वो कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में ही हो जाती है। यानी कि जो निषेचन होता है फीमेल में आंतरिक निषेचन होता है, ह्यूमन जो है मानव में आंतरिक निषेचन होता है, और निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में होता है। तो जो स्पर्म्स है वो गति करते हुए कहाँ तक आते हैं? योनि से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। और अंडवाहिनी में जब अंडाणु आ जाता है, यानी अंडाणु यहाँ पर आ गया मुक्त होकर के, और उसी समय यदि शुक्राणु यहाँ आ जाता है तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोजित होते हैं। और ये कहाँ पर होता है? एम्पुला और जो इस्थमस है उनके संधि स्थल पर होता है, यानी एम्पुला और जो इस्थमस भाग है उनका जो संधि स्थल है उस स्थान पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है मानव में। तो निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो यदि जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट फिर यहाँ पर कुछ समय तक ग्रोथ करता है, यानी कुछ उसमें सेल डिवीजन होता है, कुछ सेल्स में ग्रोथ होती है, और ब्लास्टुलेशन अवस्था आती है। उसके बाद में वो कहाँ पर आ जाता है? यूटेरस में आ जाता है। तो जाइगोट यूटेरस में आ रहा है उस समय जब निषेचन हो रहा है। लेकिन यदि जो ओवम बन रहा है, अब हर मंथ जो है ओवम बनेगा, तो जब शुक्राणु वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद में ओवम जो है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाता है? यहाँ से यूटेरस में आ जाता है, और यूटेरस से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो बाहर निकाल दिया जाता है जब निषेचन नहीं होता है। तो ऐसे इस कंडीशन में दोनों ही अवस्थाएं होती है कि निषेचन नहीं होता है तो ओवम कहाँ आता है? यूटेरस में आता है। और जब निषेचन हो चुका होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जाइगोट जो है वो यूटेरस में आता है।
तो ओवम और जाइगोट दोनों को यूटेरस की तरफ धकेलने का कार्य कौन कर रहा है? अंडवाहिनी। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ओवम है या जाइगोट है। निषेचन नहीं हुआ तो ओवम होगा, अदरवाइज जाइगोट। तो पहला कार्य इसका हो गया, ओवम या जाइगोट को यूटेरस में धकेलने का कार्य करती है। दूसरा जो इसका वर्क है कि ये निषेचन स्थल है, यानी मैंने अभी बताया आपको, यानी अभी अपन ने बात की कि जो एम्पुला और इस्थमस वाला जो संधि स्थल होता है, यानी एम्पुला और इस्थमस का जो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, उस स्थान पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन स्थल भी कौन है? अंडवाहिनी या ओविडक्ट। तो ये था पहला सहायक जननांग। उसके बाद में दूसरा जो सहायक जननांग है वो है यूटेरस। यूटेरस या गर्भाशय, इसको वुम्ब भी कहा जाता है या बच्चेदानी भी कहा जाता है। वुम्ब, बच्चेदानी या यूटेरस। यूटेरस जो है इसकी आकार की अपन बात करें तो ये कैसा होता है? उल्टी नाशपति के आकार का होता है। किस तरह का होता है? उल्टी नाशपति के आकार का। जो फ्रूट है नाशपति, उसको यदि उल्टा रख दिया जाए तो उसके जैसा दिखाई देता है आकार में। कहाँ स्थित होता है ये जो है श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा, यानी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। श्रोणि जो भित्ति होती है, पेल्विक जो रीजन है, पेल्विक रीजन की जो लिगामेंट है, स्नायु जो है, उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है। नाशपति के आकार का होता है, वो भी कैसा? उल्टी नाशपति के आकार का। इसके आकार की अपन बात करें तो लगभग 7.5 इंटू 50 इंटू 2.5, यानी 7.5 इंटू 50 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इसकी जो है वो ये होती है लगभग। कुछ जो बुक्स होती है उसमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये इसका आकार और जो है कि ये कहाँ स्थित होता है। उसके बाद में अपन बात करें जो यूटेरस है, ये जो यूटेरस है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। यानी यूटेरस भी 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग इसके होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी या काय, और तीसरा होता है ग्रीवा। फंडस, बॉडी या काय, और तीसरा है ग्रीवा। फंडस जो है, ये जो ऊपर वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, अंडवाहिनी के ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, उभरा हुआ भाग, ऊपरी जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है फंडस। यूटेरस का यानी गर्भाशय का जो ऊपरी उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? वो फंडस कहलाता है। इसके अलावा जो इसका मुख्य भाग होता है, मेन जो बॉडी होती है, इसका मुख्य जो भाग है, बीज का मुख्य भाग, फुला हुआ भाग, वो क्या कहलाता है यूटेरस का? ये कहलाता है बॉडी, यानी कि काय। और तीसरा जो भाग है ये एक संक्रीय नलिका के रूप में खुलता है, जिसको कहा जाता है सर्विक्स या ग्रीवा। ये जो भाग है यहाँ पर, ये एक सक्रिय नलिका के रूप में खुलता है, इसको कहा जाता है ग्रीवा या सर्विक्स। ये जो तीसरा भाग है, और ये 3 इसके भाग हो गए। इसके अलावा जो यूटेरस है, यूटेरस पर 3 परतें पाई जाती है। 3 परतों से मिलकर बना होता है, और वो 3 परतें हैं वो कौन सी होती है? सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो कहलाती है पेरीमीट्रियम। सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते हैं? पेरीमीट्रियम। ये एक पतली परत होती है, ऊतकों से बनी हुई। उसके अलावा दूसरी जो परत होती है वो कहलाती है मायोमीट्रियम। जो मायोमीट्रियम जो परत होती है ये लचीली और संकुचनशील पेशियों से मिलकर बनी होती है। मायोमीट्रियम जो परत है ये सेकंड परत होती है, बाहर से सेकंड लेयर होती है यूटेरस की, और इसमें क्या पाई जाती है? ऐसी पेशियां पाई जाती है जो संकुचनशील होती है। इनका वर्क क्या होता है? ये जो संकुचनशील पेशियां होती है ये स्ट्रक्ट होती, यानी कि संकुचित होती रहती है, संकुचित होती है, शिथिलित रहती है, फिर संकुचित, फिर शिथिलित होती है। इस तरह से क्या होता है, इनमें जो संकुचन होता है एक निश्चित दिशा में होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, जब जो अपन जानते हैं कि जो शिशु होता है, नवजात शिशु या जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है, वो बच्चे का जो विकास है वो टोटली कहाँ पर होता है? यूटेरस में होता है। जो ओवरी है वो ओवम को प्रोड्यूस करेगी और अंडोत्सर्ग हो जाएगा। उसके बाद में ओवम कहाँ जाएगा? ओवम आ जाएगा अंडवाहिनी या ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर उसका क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद में इसी में उसका क्या हो जाता है? यहीं पर वो ब्लास्टुला अवस्था में चला जाता है, यानी सेल डिवीजन करता है, और क्या बन जाता है? जाइगोट। पहले निषेचन से क्या बना? जाइगोट, और जाइगोट क्या बना लेगा? ब्लास्टुला अवस्था तक आ जाता है। उसके बाद में वो कहाँ आ जाता है? उसके बाद में वो यूटेरस में आ जाता है, और यूटेरस में आकर के अंतरारोपित हो जाता है।
स्थापित हो जाता है, और वो अंतरारोपित या स्थापित कहाँ होता है, एंडोमीट्रियम, जो तीसरी परत है ना इसकी, उस तीसरी परत के साथ चिपक जाता है, उसके साथ में अंतरारोपित हो जाता है एंडोमीट्रियम के साथ में। और यहीं पर वो 9 माह तक यानी लगभग 270 दिन यहीं पर विकसित होता है और एक शिशु के रूप में डेवलप होता है। उसके बाद में जब उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है, तो उसके बाद जब प्रसव क्रिया होती है, यानी कि जब शिशु का जन्म होता है, तो उस समय उस शिशु को जो है योनि की तरफ धकेला जाता है। किसके द्वारा, जो ये होती है इसकी जो दूसरी जो परत होती है मायोमीट्रियम, इस मायोमीट्रियम में क्या पाई जाती है, संकुचनशील पेशियां पाई जाती है। और वो पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से जो शिशु है वो योनि की तरफ धकेला जाता है, ताकि उसका क्या हो सके, बर्थ हो सके। उसके बाद में बात करें अपन एंडोमीट्रियम, जो तीसरी परत है, सबसे आंतरिक परत होती है और सबसे इम्पोर्टेंट परत भी होती है, क्योंकि इसी से मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जब जाइगोट जो है ब्लास्टुला अवस्था में इसमें आता है, तो उसके बाद में वो क्या होता है, एंडोमीट्रियम के साथ में चिपक जाता है, यानी अंतरारोपित हो जाता है, और वहीं पर उसका पूर्ण विकास होता है। और एंडोमीट्रियम के द्वारा ही उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इसी से प्लेसेंटा जुड़ती है शिशु के साथ और उसको पोषण मिलता है। इसको अपन डिटेल आगे बात करेंगे। और इसके अलावा जो यदि निषेचन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट करके योनि के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाती है, रज चक्र के दौरान, जिसको अपन कहते हैं रजो चक्र। रजो चक्र या जो रज चक्र होता है वो किसकी वजह से होता है, एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से। तो ये इसकी तीनों परतें हो गई। अब अगर अपन गर्भाशय या यूटेरस के जो वर्क है उनकी बात करें, तो यूटेरस का क्या वर्क होता है, शिशु को ये क्या करता है, धारण करता है, लगभग कब तक, 9 माह या 27 डेज तक ये उसका क्या करता है, विकास करता है, इसी में उसका विकास होता है। तो ये अपने दो जो जननांग थे, ओविडक्ट और यूटेरस।